Everyone, welcome to my YouTube channel AJ Physics. I am अक्षय जैन और आप लोग पढ़ रहे हो अभी क्लासिकल मैकेनिक्स। तो हम लोगों ने एक CSIR नेट के लिए गेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर सीरीज चलाई हुई है और इस सीरीज के अंदर आप लोगों को मैं कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा CSIR नेट का, जो आपके गेट और गेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको बताइए, हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और इस क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोगों ने अभी तक बहुत क्लासेस ले ली है। 22 लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 23, ठीक है। और लैग्रेंजियन उससे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को अगर CSIR नेट का कंप्लीट प्रिपरेशन करना है, देन आप लोग स्टार्टिंग से लेक्चर नंबर 1 से ही स्टार्टिंग से देखना और उनके नोट्स प्रिपेयर करना, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। नोट्स प्रिपेयर करने से फायदा ये होगा कि आप लोग रिवाइज कर पाएंगे, बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता। तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए अगर आप लोग डेडिकेट हैं अपनी तैयारी के लिए, तो डेडिकेशन से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, नोट्स को प्रिपेयर करके उनको रिवाइज भी करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, देन आप लोग या तो कमेंट कर सकते हो या फिर अनअकैडमी के ऊपर मुझसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। मैं अनअकैडमी पर भी क्लासेस लेता हूँ। आई एम अ फाइन प्लस एजुकेटर और अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। तो आप लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ मुझसे इंटरेक्शन कर सकते हो, लाइव इंटरेक्शन। वहाँ मेरी कुछ क्लासेस पेएबल होती है, मतलब प्लस में होती है, और कुछ क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो अगर आपका सब्सक्रिप्शन है तो आप लोग कंप्लीट कोर्स लाइव देख सकते हो, और अगर नहीं है देन फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो वहाँ आके मेरे साथ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने CSIR नेट के कुछ क्वेश्चंस किए थे हैमिल्टोनियन के ऊपर बेस्ड, और अब हम पार्ट 2 करेंगे, जो कुछ आगे क्वेश्चंस करेंगे जो हैमिल्टोनियन के ऊपर बेस्ड होंगे क्वेश्चंस। फटाफट से हम लोग करते चलिए। तो आप लोग शेयर करना अपने फ्रेंड्स वगैरह को ये वीडियो, ताकि उनको भी दिक्कत नहीं हो। और आज मैंने जो ये स्लाइड्स वगैरह बनाई है, ये मेरे पास PDF थी लास्ट ईयर के पेपर्स की। तो उन पेपर्स में से मैंने PDF से ही सीधा कॉपी पेस्ट किया है, ताकि टाइम बच जाए। बिकॉज अनअकैडमी के ऊपर मेरी क्लासेस बहुत हो रही है, तो टाइम कम मिल पाता है, इसलिए टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेश्चंस को लिखा नहीं है, सीधा ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो हम लोग सॉल्यूशंस में समझाऊंगा आप लोगों को, वो कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारा, पहला नंबर का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जून 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन कब आया था। ये क्वेश्चन आया था जून 2014। अब आप देखो इस तरह के क्वेश्चन कितनी बार आपके आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन आया था सेक्शन बी के अंदर, मतलब कि 3.5 मार्क्स। वैसे जनरली लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन के क्वेश्चन 3.5 मार्क्स में ही आते हैं। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और जो एडवांस लेवल के टॉपिक होते हैं हैमिल्टन्स थ्योरम वगैरह, वो आते हैं सेक्शन सी में। अपने तो सेक्शन बी वाले क्वेश्चन आते हैं लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन के। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो हम लोग सोल्व करते हैं हमेशा से वही क्वेश्चन है। द पार्टिकल ऑफ मास m एंड कोऑर्डिनेट q। q क्या है यहाँ पे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, क्योंकि q के ऊपर डॉट लगा हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ था। लैग्रेंजियन में जिस भी कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट लगा है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो q लैग्रेंजियन आपको दिया हुआ है 1/2 m q डॉट स्क्वायर माइनस λ/2 q डॉट स्क्वायर, ठीक है। वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट द हैमिल्टोनियन। बड़ा सिंपल सवाल है। देखो ये इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में खूब आ रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको लैग्रेंजियन दिया हुआ है, आपको निकालना है हैमिल्टोनियन, और कुछ भी इसमें खास बात नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे करोगे। आपके पास में एक लैग्रेंजियन दिया हुआ है। लैग्रेंजियन कितना आपके पास में, 1/2 m q डॉट स्क्वायर माइनस λ/2 और q एंड q डॉट स्क्वायर, यही आपको दिया हुआ है ना। ठीक है, थोड़ा सा पेन अपन मोटा कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है। यहाँ पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, केवल q है। तो केवल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगी यहाँ पे, एक लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ पी के और क्यू के डॉट माइनस का एल। अब k बराबर 1 है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है हमारे पास, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक है,
तो नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर एक ही है तो केवल हम लोग P लिख सकते हैं, P के बाद में यहाँ पे Q डॉट लिख सकते हैं, माइनस का L लिखना पड़ेगा आपको तो 1/2 और M Q डॉट स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा λ/2 और Q स्क्वायर। बड़ा सिंपल सवाल है। अब यहाँ पे देखो आपको पता है लैग्रेंजन इज अ फंक्शन ऑफ Q डॉट और T। तो लैग्रेंजन के अंदर तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी आएगी, बट हैमिल्टोनियन इज अ फंक्शन ऑफ Q के P के एंड T। तो याद रखना Q के तो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी Q के आता है, यहाँ भी Q के आता है, बट जो डिफरेंस है लैग्रेंजन हैमिल्टोनियन में वो ये है कि लैग्रेंजन में जनरलाइज्ड वेलोसिटी Q डॉट आती है और हैमिल्टोनियन में मोमेंटम आता है। तो इसका मतलब ये है कि हैमिल्टोनियन के लिए हमें केवल P के लेके आना, मतलब मोमेंटम लेके आना है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी नहीं चाहिए। तो हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा Q के डॉट को, यहाँ से भी रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ से भी करना पड़ेगा, यहाँ से भी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि लैग्रेंजन जिसका फंक्शन है वो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो लैग्रेंजन Q डॉट का फंक्शन है तो Q डॉट के रेस्पेक्ट में ही वो डिफरेंशिएट होगा, और जब ये डिफरेंशिएट होगा तो रिजल्ट क्या आएगा इसका रिजल्ट आएगा मोमेंटम। ये बात आपको पता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार याद करवाया हुआ है, याद करने का तरीका यही है इसका, है ना। तो हम लोग करके देखते हैं एक बार। तो हम लोग जब P निकालेंगे तो लैग्रेंजन को Q डॉट के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट होता है। यहाँ पर Q डॉट है तो Q डॉट इसका स्क्वायर है, 2 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा MQ डॉट, ठीक है। यहाँ भी Q डॉट है, 2 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का लैम्डा Q डॉट। तो यहाँ से Q डॉट कॉमन आ जाएगा और Q डॉट कॉमन आके हम लोग Q डॉट को रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे? Q डॉट बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास P अपॉन यू कैन से दैट M माइनस लैम्डा Q। बस ये हमारे पास Q डॉट का वैल्यू आ गया। बस इस Q डॉट के वैल्यू को हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर इसमें। तो इसका मतलब आपका Q डॉट रिप्लेस हो जाएगा। तो H बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास P, और Q डॉट का फॉर्मूला हमको पुट करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P अपॉन M माइनस लैम्डा Q, ठीक है, और माइनस का हाफ M और P अपॉन M माइनस लैम्डा Q का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का λ/2 और Q और P अपॉन M माइनस लैम्डा Q का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो सोल्व करने के लिए यहाँ पर तो P स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन M माइनस लैम्डा Q का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको आगे। तो ये कितना हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन M माइनस लैम्डा Q, इतना बचेगा। फिर माइनस का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये इतना हो जाएगा कि अगर यहाँ पर आपका P स्क्वायर है, ये P स्क्वायर है ना आपके पास में, तो ये P स्क्वायर को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपॉन नीचे क्या लिखा है M माइनस लेमडा, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया इसको, तो M माइनस लेमडा Q का होल स्क्वायर है ना, ये भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अगर मैंने इसको कॉमन ले लिया मान लो, तो इन दोनों टर्म में से क्या क्या बच जाएगा, तो यहाँ से तो केवल M बच जाएगा, यहाँ से तो क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका M लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो कितना बच जाएगा, सिंपली यू कैन से दैट M, वो भी बाई 2 के साथ क्योंकि 2 भी तो लिखा हुआ है, और माइनस कितना बच जाएगा यहाँ पे P स्क्वायर है अपॉन ये भी स्क्वायर में है, तो ये हो जाएगा लेमडा और ये Q अपॉन 2 सिंपली। अब आप देखो अगर मैं 2 को एलसीएम ले लूँगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे M माइनस लेमडा Q वही बचेगा, M माइनस लेमडा Q से M माइनस लेमडा Q एक बार कैंसिल आप लोग कर सकते हो आराम से, 1/2 को बाहर निकाल लो, है ना। तो P स्क्वायर अपॉन M माइनस लेमडा Q माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, M माइनस लेमडा Q से M माइनस लेमडा कट जाएगा तो कितना बच जाएगा
पी स्क्वायर अपॉन एम माइनस लेमडा क्यू। अब देखो दोनों टर्म सेम है ना, ये वाली टर्म सेम है, बस एक आधी है और एक पूरी है। तो पूरे में से आधा गया तो कितना बच जाएगा, आधा बच जाएगा। पूरे में से आधा गया तो आधा बच जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर एम माइनस लेमडा क्यू। तो h बराबर हमारे पास ये आ चुका है। दिस इज योर आंसर। अब आप देख लो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम माइनस लेमडा क्यू, हाफ पी स्क्वायर अपॉन ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, तो हम लोग इसको ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे। नीचे आते हैं थोड़ा सा। ओके, ये है द लैग्रेंजियन ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम इन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशन से लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर भी डॉट लगा हुआ है और y के ऊपर, क्योंकि दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, x के ऊपर भी डॉट है, y के ऊपर डॉट है, इसलिए 2D लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट दो हैं, लैग्रेंजियन के ऊपर दो कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट लगा हुआ है और हैमिल्टन निकालना है। ये कब आया था आपका क्वेश्चन, ये आया था जून 2015 में आया था एक क्वेश्चन, है ना। बड़ा सिंपल सवाल है, वही का वही फंडा है, सेम फंडा है, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। आपको लैग्रेंजियन दिया हुआ है, यहाँ पे लैग्रेंजियन कितना दिया हुआ है आपको, 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम एक्स डॉट वाई डॉट। ओके, रेड कलर थोड़ा ढंग से काम नहीं कर रहा, कलर चेंज करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, एक तो x है और एक y है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, एक तो x है और एक y है। तो ऑब्वियस सी बात है, हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला ऊपर लिख चुका हूँ मैं, समेशन ऑफ पी के क्यू के डॉट माइनस का एल। तो यहाँ पर हम लोग दो के लिए लिख देंगे पी एक्स एक्स डॉट प्लस माइनस का एल, मतलब कि हाफ एम एल और माइनस का हाफ एम। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक्स डॉट वाई डॉट रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वही आपका लैग्रेंजियन डिपेंड कर रहा है एक्स डॉट के ऊपर, तो एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और रिजल्ट क्या देगा, वो पी एक्स देगा। तो हम लोग करके देखते हैं, पी एक्स का जब हमें निकालना है तो यहाँ पे एक्स डॉट है तो वो आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा एम एक्स डॉट प्लस यहाँ पे ये भी एक्स डॉट है तो ये कितना जाएगा एम वाई डॉट, बिकॉज एक्स डॉट का तो 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, है ना, और यहाँ से 2 पावर आगे आ जाएगी। चलिए एक इक्वेशन तो ये हमारी बन गई, इसको एक नंबर नाम देते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से लैग्रेंजियन वाई डॉट पर भी डिपेंड कर रहा है, तो रिजल्ट क्या देगा, ये पी वाई डॉट, है ना। तो डिफरेंशिएट करो, यहाँ तो वाई डॉट है नहीं पहली टर्म के अंदर, इसमें वाई डॉट नहीं है ना, वाई डॉट केवल पीछे वाली टर्म में है, तो एम एक्स डॉट आ जाएगा क्योंकि वाई डॉट का तो 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, अब आप यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 3 से आपको तो एक्स डॉट वाई डॉट को गायब करना है कैसे भी करके, तो हमें एक्स डॉट का वैल्यू तो मिल गया। हम लोग एक काम करते हैं, एम एक्स डॉट का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आप लोग जब पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू, यू कैन से दैट, ये वाई डॉट का डॉट नहीं है सॉरी, ये सिंपली वाई डॉट पी वाई है। इरेजर भी वर्क नहीं करता कभी कभी। चलिए छोड़ो, आप लोग समझ लो ये केवल पी वाई है ना। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी वाई प्लस एम वाई डॉट, है ना। तो आप लोग जब इस इक्वेशन से देखेंगे तो आपको एक्स डॉट की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स डॉट इज इक्वल टू, यू कैन सिंपली से दैट पी वाई अपॉन एम, है ना। और यहाँ से जब आप वाई डॉट की वैल्यू निकालोगे तो वाई डॉट इज सिंपली, यू कैन से दैट पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन 2 अपॉन एम सॉरी। तो इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग 4 नाम दे देते हैं, इसको हम लोग 5 नाम दे देते हैं, है ना। तो आपको एक बात लग गया होगा कि हम लोग 4 और 5 से वैल्यू कहाँ पुट करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। तो 4 और 5 से वैल्यू आप लोग 1 में पुट कर दो, ठीक है, और फिर इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो पी एक्स तो यहाँ पे आ ही जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स डॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा,
पी वाई अपॉन एम प्लस यहाँ पे पी वाई आई जाएगा और वाई डॉट का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एम और माइनस 1/2 और ये हो जाएगा एम एक्स डॉट का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो जाएगा पी वाई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर और माइनस एम एक्स डॉट का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा पी वाई अपॉन एम और वाई डॉट का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एम। लो भाई बस अब इसको सिंपली सोल्व कर लो। अब लंबा चौड़ा करने से मतलब नहीं है, आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, थोड़ा सॉल्यूशंस को अपने मन में क्या किया कीजिए। देखो कैसे करेंगे, मन में देखना, यहाँ पर पी एक्स पी वाई अपॉन एम, अब पी एक्स पी वाई अपॉन एम इस तरह की टर्म आप लोगों को कहीं दूसरी जगह मिल रही है क्या, एक बार चेक करो। इस तरह का टर्म पी एक्स पी वाई अपॉन 2 अपॉन एम कहीं मिल रहा है क्या? बिल्कुल हमें मिलता है ना, ये रहा ये वाला टर्म, ये रहा पी एक्स पी वाई अपॉन एम, ये टर्म मिल रहा है, ये प्लस के अंदर मिल रहा है ना, ये प्लस के अंदर हमें मिल रहा है पी एक्स पी वाई अपॉन एम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं, तो इन दो टर्म्स का हिसाब किताब हो गया। अगली टर्म में आपको मिल रहा है माइनस का पी वाई स्क्वायर अपॉन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक टर्म का हिसाब किताब हो गया तो एक टर्म का हिसाब किताब और करना पड़ेगा। आगे देखो ये जो पी वाई है, इस पी वाई का हिसाब किताब होगा इस पी वाई अपॉन एम के साथ में, मैंने कलर चेंज करके आपको लिखा हुआ है। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, माइनस का पी वाई स्क्वायर अपॉन एम। अब आप देखो ये कहीं मिल रहा है क्या, बिल्कुल ये मिल रहा है हमारे पास। ये देखो m से एक m कट जाएगा तो पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये पूरा था, ये आधा है तो कितना बच जाएगा, आधा बच जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो m से एक m कट जाएगा, कितना बच जाएगा पी एक्स पी वाई अपॉन m, ये मिल रहा है आपको। तो ये जो टर्म है ना पी एक्स पी वाई अपॉन एम, ये माइनस में है, यहाँ पर दो बार मिल गया था अपन को पी एक्स पी वाई अपॉन एम, यहाँ पे दो बार पी एक्स पी वाई अपॉन एम है, यहाँ पे एक बार पी एक्स पी वाई अपॉन एम है माइनस में, तो एटलीस्ट कितना बच जाएगा पी एक्स पी वाई अपॉन एम बच जाएगा एक बार का। अब आगे हम लोग अगर देखते हैं इसको तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर ये मिलता है कि प्लस का पी वाई स्क्वायर अपॉन एम और यहाँ भी माइनस का पी वाई स्क्वायर अपॉन एम आपको मिल रहा है। तो प्लस का पी वाई स्क्वायर अपॉन और माइनस का पी वाई स्क्वायर अपॉन एम ये कट जाएगा, तो लास्ट में कितना बच जाएगा, केवल यही वाला बचेगा एक पी वाई स्क्वायर अपॉन माइनस में, तो पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m। समझ में आ रहा है? सिंपली वी कैन से दैट, अगर आप इतना कन्फ्यूज मत हो, ये जो टर्म है ना कंप्लीटली ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो रही है। बस सीधी सी बात तो ये है कि ये जो टर्म है वो इस टर्म से आपकी कैंसिल हो रही है, ठीक है, और केवल ये वाली टर्म बच रही है और एक ये वाली टर्म बच रही है, बस और कुछ नहीं। तो आपका हैमिल्टोनियन यहाँ पर आ रहा है पी एक्स अपॉन, ये जो भी आपका ऑप्शन है देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये ऊपर देखते हैं एक बार, पी एक्स पी अपॉन एम पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए फटाफट से ऑप्शन नंबर सी को आंसर लगा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हैमिल्टोनियन, ये कौन से साल का क्वेश्चन है, देखिए ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है, ये है जून 16 का, ये क्वेश्चन है आपका जून 16 का, इसको लिखता हूं मैं जून 2016। द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम विद द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम, हैमिल्टोनियन डिपेंड कर रहा है पी के क्यू के, वैसे करता ही है, तो एच दिया हुआ है आप लोगों को। द सॉल्यूशन ऑफ द हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फॉलोइंग ए एंड बी आर द कांस्टेंट, आपको सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन के सॉल्यूशन निकालना है। कहने का मतलब ये है कि आपको हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, देन उनको सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं है। बड़ा सिंपल सवाल है, ये भी सेक्शन बी में आया था सवाल, ये क्वेश्चन भी सेक्शन बी में ही आया था, है ना। तो आपको h दिया हुआ है, h बराबर क्या दिया हुआ है आपको, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब आप लोगों को बखूबी पता है कि मैंने आपको समझाया था हैमिल्टोनियन डिपेंड करता है क्यू के ऊपर, तो उसको क्यू के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। हैमिल्टोनियन डिपेंड करता है पी के ऊपर, तो उसको पी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो।
जब ये q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो आंसर क्या देगा आपको p, समझ आ रहा है। और यहाँ पे डॉट लगा दोगे क्योंकि कहीं ना कहीं डॉट तो लगना है, तो डॉट यहाँ, जब यहाँ डॉट नहीं लगा तो यहाँ डॉट लग जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये जब p पे डिफरेंशिएट होगा तो डॉट कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा q, ये q रिजल्ट देगा और डॉट ये लग जाएगा। अब माइनस भी लगता है किसी ना किसी, तो मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव आता है, तो जब आप पॉजिटिव निकालते हो तो इसके साथ में नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो दीज आर द हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए इनको हम लोग सोल्व करते हैं। तो जब हम लोग सोल्व करते हैं इन चीज़ों को, तो जब मैं पी के डॉट निकालता हूँ या फिर पी डॉट निकालता हूँ, डॉट लिख दो के लिख दो, वो एक ही बात है। तो क्यू के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा माइनस का 2q और पी स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब हम लोग थोड़ा सोल्व करते हैं तो p वाले फैक्टर्स देखो, p डॉट को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन dt, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। और जब हम q वाली सोल्व करते हैं तो q डॉट बराबर क्या हो जाएगा, p के रेस्पेक्ट डिफरेंस मतलब 2p और यहाँ पे q स्क्वायर, और इसको हम लोग dq अपॉन dt भी लिख सकते हैं आराम से। चलिए अब ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनको सोल्व करना है आप लोगों को। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इजीली आप लोग क्या बात बोल सकते हो, आप ये बात बोल सकते हो कि p वाले फैक्टर को हम एक तरफ ले लेते हैं और जो बिना p वाले हैं मतलब कि जो t वाले हैं ट्वाइस ऑफ q और dt, इसको एक तरफ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी देखो q वाले फैक्टर को हम एक तरफ ले लेते हैं dq अपॉन q, और t वाले को हम एक तरफ ले लेते हैं, दैट मीन्स q स्क्वायर और 2p और dt। तो एक और काम करते हैं हम लोग, देखो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंबाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड करूं, सपोज कंबाइंड कर दो एक बार, कंबाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि ये आपको एक ही फॉर्म में मिल रही है ना, तो मैं एक काम करूं, टी का वैल्यू पुट कर दूं यहाँ से। अगर मैं t का वैल्यू हटा दूं यहाँ से, सपोज t को रिप्लेस कर दो, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन में t कॉमन आ रहा है। तो चलिए एक काम करके देखते हैं, t को रिप्लेस कर देते हैं। तो t को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से dt बराबर कितना हो जाएगा, एक बार dt का वैल्यू निकाल दो, dt बराबर कितना हो जाएगा, dq अपॉन 2p q स्क्वायर, है ना। और यही मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो माइनस का dp अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इक्वेशंस को सोल्व करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोल्व करते हो। मैं सोल्व कैसे कर रहा हूँ वो एक अलग चीज़ है। तो 2 से 2 कट जाएगा, q से q कट जाएगा, और यहाँ से एक p से एक p कट जाएगा। तो एट लास्ट सोल्व करने पे क्या मिलेगा आप लोगों को, माइनस का dp अपॉन p इज इक्वल टू, यू कैन से दैट dq अपॉन q, dq अपॉन q। अब इसको इंटीग्रेट करना है, नाउ इंटीग्रेटिंग इट, नाउ इंटीग्रेटिंग इट कोई बड़ा खेल नहीं है, क्योंकि ये सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इनको सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। इज इक्वल टू माइनस का एल एन क्यू, माइनस इधर ले सकते हो प्लस, अब एल एन ए, ये जो ए है ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, इसे हम नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट बोल सकते हैं आराम से। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एल एन पी क्यू, बिकॉज लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर लॉग ए इंटू लॉग बी होता है, लॉग ए इंटू बी होता है, इज इक्वल टू लॉग ए हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको बोल सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू ए, पी क्यू इज इक्वल टू ए, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। यहां से मुझे ए का वैल्यू मिल गया, यहां से ए की वैल्यू मेरे को इस तरह से मिल गई, ठीक है। अब देखो एक और काम कर सकते हैं हम यहाँ पे कि इस, अब यहाँ पे ऑप्शंस तो मिल नहीं रहे मुझे, ऑप्शंस देखते हैं मिल रहे नहीं मिल रहे, पी क्यू बराबर ए है कि नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शंस तो इस तरह से मिल रहे हैं, मतलब टी की फॉर्म में मिल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा और इसमें करना पड़ेगा सोल्व, क्योंकि इतना काफ़ी
नहीं होगा आपके लिए। तो पी क्यू बराबर ए है। चलिए तो एक काम कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं, इसको 3 नाम देते हैं। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि ऑप्शंस की फॉर्म में आंसर लेके आऊँ मैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। डी पी अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से एक पी को इधर भेज दूँ मैं, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 से जो क्यू का वैल्यू है ना, क्यू का वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ, क्योंकि मुझे आंसर उसी फॉर्म में लेके आना है जिस फॉर्म में आंसर दिए हुए हैं। तो मैंने क्यू का वैल्यू निकाला, तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्वाइस, और क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्यू, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ए अपॉन पी सिंपली, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। मुझे आंसर टी की फॉर्म में चाहिए, इसलिए मुझे टी की फॉर्म में इसको सोल्व करना पड़ेगा। और ये मैंने ऐसा क्यों किया था, बिकॉज ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पी और क्यू में रिलेशन लेके आना है। मुझे पी और क्यू में रिलेशन लेके आना था, क्योंकि मुझे आंसर के अंदर आप लोग देखो, जब पी निकाल रहे हो तो जब पी निकाल रहे हो तो क्यू कहीं भी नहीं आ रहा, जब क्यू निकाल रहे हो तो पी कहीं भी नहीं आ रहा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, पी और क्यू में रिलेशन लेके आना है। अगर मैं इसको सिंपली सोल्व करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को, तो पी का आंसर क्यू की फॉर्म में आएगा और क्यू का आंसर पी की फॉर्म में आएगा। तो मुझे रिप्लेस तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने रिप्लेस करने के लिए ये सब काम किया है। तो पी से मैंने पी को कैंसिल कर दिया, और थोड़ा और सोल्व करेंगे इसको, तो माइनस का डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ ए और डी टी। हाँ, अब आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। नाउ इंटीग्रेटिंग इट, वापस से इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये एल एन पी हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा सिंपली यू कैन से दैट माइनस का, सॉरी ये डी टी हो, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ ए टी, और यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सपोज बी मान लेते हैं हम लोग। फिर वही एल एन को इधर लेके आओगे, तो एल एन इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, पी अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस का 280, फिर एंटी लॉग लोगे तो p इज इक्वल टू बी एक्सपोनेंशियल माइनस का 280। तो ये p का वैल्यू निकल के आ गया भाई, b एक्सपोनेंशियल माइनस का 280। कौन सा ऑप्शन है, b एक्सपोनेंशियल माइनस का 280। अरे वाह, ऑप्शन नंबर ए है ये तो। और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं बन रहा ना, ऐसा और कहीं भी नहीं बन रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। फिर भी मेरा उद्देश्य आपको पूरा क्वेश्चन करवाना, वैसे आंसर मिल चुका है हमें, बट फिर भी हम लोग क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए भैया, क्यू का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्यू वाले इक्वेशन को फॉलो करो, इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब मुझे अगर क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन नंबर 2 में से पी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो डी पी अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, अब यहाँ पे पी को हटाना पड़ेगा आप लोगों को। तो पी कैसे हटेगा, इक्वेशन नंबर 3 से आप देखना, इक्वेशन नंबर 3 से पी बराबर क्या है, ए अपॉन क्यू है। सेम वही मेथड आपको वापस रिपीट करना है जो अपन ने उसमें किया था, बस ये से कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ डी क्यू है, सॉरी डी पी नहीं है डी क्यू है। तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2 डी टी, और वही प्रोसीजर फॉलो करोगे आप, वही सेम फॉलो करना है प्रोसीजर आप लोगों को, ठीक है। तो जब आप सेम फॉलो करोगे प्रोसीजर, तो यहाँ पे q बराबर कितना हो जाएगा, b एक्सपोनेंशियल प्लस का 2at, और देखो अब ये ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, b एक्सपोनेंशियल प्लस का 2ab। ओके, तो यहाँ पर वैसे a और b कोई कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल प्लस का 280 ये तो मिल रहा है ना, ये तो कोई कांस्टेंट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कांस्टेंट ही लेके चल सकते हैं हम इसको आप लोग कांस्टेंट ही लेके चल सकते हो। और आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो एक काम और कर सकते हो, एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए एक और काम कर सकते हैं हम लोग, नीचे आ जाओ। हम एक काम कर सकते हैं, इसको नंबर 4 नाम दे दो, है ना। अगर आपको ये नहीं जम रहा कोई बात नहीं, एक और काम कर लो, इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू 3 में पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, बी एक्सपोनेंशियल माइनस का 280 मल्टीप्लाई विद द क्यू इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ए अपॉन बी एक्सपोनेंशियल प्लस 280। तो वही का वही ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो वही का वही सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ए अपॉन बी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शंस जिस फॉर्म में दिए हुए ना आपको जुगाड़ तुगाड़ करके कैसे ना कैसे मैथमेटिकली आपको वो ऑप्शंस लेके आने हैं। हम लोगों ने दो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई, दोनों को सोल्व किया तो हमारा सॉल्यूशन आ गया, है ना। बट जब हमने दोनों को सोल्व किया तो दोनों इक्वेशंस एक दूसरे पर डिपेंड थी, मतलब P वाली इक्वेशन Q पर डिपेंड थी, Q वाली P पर डिपेंड थी। बट हमें ऑप्शंस ऐसे चाहिए थे कि P वाली इक्वेशन के अंदर Q ना आए और Q वाली के अंदर P ना आए, इसलिए हम लोगों ने दोनों में क्या निकाला, इंटर रिलेशन निकाला। मतलब कि ये इंटर रिलेशन इक्वेशन नंबर 3 वाला निकाला, और इस इंटर रिलेशन की हेल्प से मैंने क्या किया, दोनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन में से P और Q रिप्लेस कर दिया, तो और मैंने सोल्व कर लिया सिंपली, बस सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। द लैग्रेंजन ऑफ अ फ्री पार्टिकल relativistic particle in one dimension of mass m is given by L is equal to minus का m under root 1 minus x dot square where x is equal to dx upon dt if such a particle is acted upon a constant force in the direction of its motion, the phase space trajectory obtained from the corresponding Hamiltonian। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग रिलेटिविटी से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रिलेटिविटी से जब मैं आपको रिलेटिविटी पढ़ाऊंगा ना, तो रिलेटिविटी से भी इस क्वेश्चन को मैं करवा सकता हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग रिलेटिविटी से भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल लैग्रेंजन मेथड से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था जून 2017 के अंदर, है ना। चलिए एक बार सोल्व करके देखते हैं। लैग्रेंजन आपको दिया हुआ है माइनस का m अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर, तो केवल x ही आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है क्योंकि उसी के ऊपर आपका डॉट लगा हुआ है ना। तो जब हैमिल्टोनियन हम लोग लिखेंगे ना इसका, जैसे कि हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं हैमिल्टोनियन, px x डॉट माइनस का l, तो माइनस माइनस प्लस m अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स डॉट को रिप्लेस करना है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या यूज लेना पड़ेगा, पी एक्स यूज लेना पड़ेगा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट। तो डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस का एम तो आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी, मतलब कि 1 माइनस एक्स डॉट इसका, और एक्स डॉट का किया है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस का ट्वाइस ऑफ एक्स डॉट भी आपको लिखना पड़ेगा। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल सिंपली गेट माइनस का एम और x डॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर, ठीक है। सो ये हम लोग सिंपली कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ नहीं है ना, हम लोग को रिप्लेस करना है, x डॉट को रिप्लेस करना है ना आप लोगों को, तो आप लोग x डॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ पे आ जाओ, तो x डॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का पी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन एम। अभी भी एक्स डॉट नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, इसको स्क्वायर करता हूँ एक बार, इसको स्क्वायर कर दूँ मैं एक बार, तो एक्स डॉट स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर। अभी भी एक्स डॉट अकेला नहीं हुआ, पी एक्स स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर को मैं इस तरफ ले लेता हूँ और एक्स डॉट स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूँ और हटा दो, तो एक्स डॉट बराबर कितना हो जाएगा, पी एक्स अपॉन अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। बस अब एक्स डॉट रिप्लेस हो गया। नाउ सिंपली एक्स डॉट का वैल्यू आप ऊपर पुट कर देंगे तो यहाँ से h निकल जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली पी एक्स और ब्रैकेट में पी एक्स अपॉन अंडर रूट, ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन सी में आया था, है ना, क्योंकि इसमें आपको हैमिल्टोनियन तो निकालना ही है, साथ के साथ ही उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन का भी स्टडी करना है। अगर केवल हैमिल्टोनियन निकालने को आता है तब तो ये छोटा क्वेश्चन है, बट आपको उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन का स्टडी करके ये भी पता लगाना है कि वो किस तरह की फॉलो करता है इक्वेशन को,
इसीलिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इसके लिए सेक्शन सी रखा गया है। इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन अंडरवुड पी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम, और यहाँ पे क्या किया मैंने, h की वैल्यू पुट करिए ना, h का बराबर कितना है, m है। थोड़ा इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो ये कितना हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये एम स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा, m बच जाएगा, फिर बाहर भी एक m रखा हुआ है तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे वाला फैक्टर तो एलसीएम ले लो आप लोग, और ऊपर वाला फैक्टर तो बन ही रहा है सेम। तो पी एक्स स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा एम स्क्वायर, और नीचे एलसीएम आ ही रहा है हमारे पास अंडरवुड। ओके, तो नीचे हाफ पावर है, ऊपर फुल पावर है, एक पावर कट जाएगी तो केवल कितना बच जाएगा, h इज इक्वल टू अंडरवुड। ये लो भाई, अगर इतना सवाल आता तो 3.5 मार्क्स का था, बट हमें इसके आगे और भी करना है, हमें इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन का स्टडी करना है। तो यहाँ पे देखो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, और आपको रिलेटिविस्टिक पार्टिकल में ये देखना है कि उसकी मोशन क्या हो जाएगी फेज स्पेस के अंदर, लिखा हुआ है ना फेज स्पेस। तो याद रखना फेज स्पेस जो होता है, मोमेंटम स्पेस होता है, उसमें किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन का स्टडी करना है तो वहां पर केवल दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं, एक तो मोमेंटम और एक पोजीशन। मतलब कि पोजीशन मोमेंटम में रिलेशन निकाल लो आप लोग, पोजीशन मोमेंटम में रिलेशन निकालो। फेज ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है कि यहाँ पर एक होता है पोजीशन कोऑर्डिनेट और यहाँ पर क्या होता है मोमेंटम कोऑर्डिनेट। मतलब एक्स एक्सिस पर पोजीशन होगी, वाई एक्सिस पर मोमेंटम होगा, दिस इज द फेज ट्रेजेक्ट्री। तो इसलिए हम लोग जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में रिलेशन निकालते हैं। तो आपको फेज स्पेस की क्या निकालनी, ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन का स्टडी करने के लिए मुझे एक्स और पी एक्स में क्या निकालना है, सिंपली रिलेशन निकालना है। एक्स एक्सिस पर पोजीशन को रखना है, वाई एक्सिस पर मोमेंटम को रखना है। चलिए करके देखते हैं एक बार। वो करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ मोशन। यहाँ पर फोर्स क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है, ठीक है, क्योंकि आपको दिया हुआ है ना अ कांस्टेंट फोर्स, है ना। तो इसको यूज करते हैं, हमारे पास फोर्स कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो इन दिस क्वेश्चन फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि एनर्जी, आपको ये निकला, ये आपने निकाला है, इसका मतलब हैमिल्टोनियन का मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी। ये बात आपको समझाई हुई है मैंने। हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और फोर्स और एनर्जी में रिलेशन आप लोग जानते हो, वी नो दैट द एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, वर्क डायमेंशन। वर्क और एनर्जी थ्योरम से एनर्जी की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के बराबर होती है ना। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स इंटू एक्स में डिस्प्लेसमेंट। अब सिंपली हम ये बात भी जानते हैं, तो यहाँ से हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट ऑफ मोशन फोर्स है, एक्चुअली में एनर्जी बराबर क्या होता है, टोटल एनर्जी, यू कैन से दैट इज पी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसी को तो हम एनर्जी बोलते हैं, दैट इज टोटल एनर्जी। तो इसका स्टडी करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार स्क्वायर कर दो। तो एफ एक्स स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर। चलिए, तो ये कैसी इक्वेशन आपकी बन रही है, इसको अच्छा सोल्व कर लेते हैं। तो हम एक काम कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को अकेला कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स स्क्वायर अपॉन एफ एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू आप सिंपली ये बात बोल सकते हो कि एम स्क्वायर अपॉन एफ एक्स स्क्वायर, है ना। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। अब एक काम करें, इसको मैं ये जो फैक्टर है ना, इसको भी अपॉन में ले लेता हूँ, और यहाँ केवल वन बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन
एम स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर तो कट जाएगा तो केवल बच जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या लगता है आपको ये किसकी इक्वेशन है? हम लोग जानते हैं बेसिकली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है ना। तो इसको हम हाइपरबोलिक मोशन मान सकते हैं, हाइपरबोलिक मोशन। तो ये जो भी पार्टिकल है जिसका लैग्रेंजियन और हैमिल्टनियन इस प्रकार से है, वो फेज स्पेस के अंदर हाइपरबोलिक मोशन कर रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरबोला, हाइपरबोलिक मोशन ये कर रहा है। बड़ा सिंपल सवाल था। इसको हम लोग न्यूटोनियन से भी करेंगे बट बाद में करेंगे ना, फिलहाल नहीं करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। द एनर्जी ऑफ अ वन डायमेंशनल सिस्टम गवर्न्ड बाय द लैग्रेंजियन, ये दिया हुआ है। देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये भी जून 17 में आया था। जून 17 में मैंने कहा ना, एक क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं। लैग्रेंजियन आपको दिया हुआ है, आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से सोल्व किया था। अब इस क्वेश्चन को मैं हैमिल्टोनियन से भी सोल्व कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो बस थोड़ा चेंज करना है। एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग दिमाग में अलग अलग तरीके आते हैं। यही सेम क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको हैमिल्टोनियन से भी करके दिखाऊंगा। देखिए हैमिल्टन से करने का तरीका क्या है। देखो आप लोग अपना रजिस्टर खोल के देखना, पुराने वाले जो हमने किया था, हमें लैग्रेंजियन दिया हुआ है। तो केवल जरा सा हिंट देना है मुझे आप लोगों को। आप लोगों ने इसका लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन तो निकाला ही था, ठीक है ना। अब आगे देखो हम लोग, आपको लैग्रेंजियन दिया हुआ है तो L इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 1/2 m एक्स डॉट स्क्वायर माइनस का 1/2 k एक्स की पावर 2n, है ना। इसका हैमिल्टोनियन निकाल के देख लो आप लोग। तो देखो हैमिल्टन निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, मैं डायरेक्ट ही निकालता हूँ। ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये सिंपली दिख रहा है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो हैमिल्टोनियन निकालने के लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल निकालना पड़ता है। बट काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर की फॉर्म में आती है यहाँ पे, तो पी स्क्वायर की फॉर्म में आपको लिखनी पड़ेगी। तो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। देखो अगर सीधा ही काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सीधा ही उसका काइनेटिक एनर्जी पी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा प्लस का हाफ के। अब देखो ये बात हम जानते हैं, हैमिल्टोनियन का मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, है ना। हैमिल्टोनियन इज सिंपली कॉल्ड टोटल एनर्जी ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, आपको एक चीज दी हुई है यहाँ पे कि अगर मैं ई नोड को एनर्जी मान लेता हूँ, वो भी एक कांस्टेंट एनर्जी, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ई नोड क्या है, मान लीजिए कांस्टेंट एनर्जी है, और वैसे भी एनर्जी ही मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी इसको एनर्जी माना था और ये एनर्जी की डायमेंशन कंटेन करता है। तो मान लीजिए ये जो हैमिल्टोनियन है वो एक कांस्टेंट एनर्जी है सपोज। तो यहाँ पर आप लोग देखना, एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है x की पावर 2n के ऊपर। एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है x की पावर 2n के ऊपर। तो इसका मतलब x प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी पावर 1/2n। x बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी की पावर 1/2n, ठीक है। तो अब एक और बात है हमारे पास, हम लोगों ने ये चीज पहले निकाली हुई थी। आप लोग जब रजिस्टर खोलोगे ना, तो हम लोगों ने लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला हुआ था। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाली थी। देखो मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवा दूं, इस लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या आया था, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस k/2 और 2n अपॉन m, x की पावर 2n माइनस 2, और ये था x, है ना, यही तो आया था। और इस तरीके से, और ये जो लिखा होता है वही तो आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x, वही तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये जो भी था वो आपका ओमेगा नोड का स्क्वायर था,
है ना। तो ओमेगा नोट का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 2n-2, ओमेगा नोट प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर n-1, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है, तो t प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 1-n। टाइम पीरियड जो है x की पावर 1-n पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना जो x होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पर आपका x डिपेंड कर रहा है एक्सपोनेंशियल की पावर 1/n और t प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पे आप देखना x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, t प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, मतलब कि e नोट की पावर 1/2n और वो है 1/n 1-n। तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, हमको तो केवल प्रोपोर्शनल रिलेशन निकालना है। तो इस तरीके से आपका रिलेशन निकल जाएगा। तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 1-n/2n। तो प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल 1-n/2n। केवल यही एक ऑप्शन है जहां पर आपको मिल रहा है एक्सपोनेंशियल का टाइम पीरियड के साथ में रिलेशन, ऑप्शन नंबर बी, और कहीं भी नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। हम लोगों ने जून के अंदर जितने पेपर्स थे सब सोल्व कर लिए। अब हम लोग कल करेंगे दिसंबर वाले पेपर्स का सॉल्यूशन। जो दिसंबर के टाइम पे जो भी आपके सेशन थे उनमें जो भी आपके हैमिल्टोनियन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो हम लोग सोल्व करेंगे। तो आप लोग देखना इनको और फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।